Hello and welcome to Administration Wise. In the previous video, we have discussed about ancient Indian administration which began with Kautilya's Arthashastra. In the first part of this video, we have discussed the very basic of the Kautilya's Arthashastra and we were discussing the Saptang or the seven Prakrits, of which we have discussed five among the seven. These are Raja, Amatya, Kos, Jan and बल। ये पांच हम लोग डिस्कस कर चुके थे, राजा, अमात्य, कोश, जन और बल। नाउ लेट्स कम विथ द सिक्स्थ प्राकृत, दैट इज द फोर्ट और द दुर्ग। दुर्ग पार्ट रिप्रेजेंट्स और शोज द डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। मीन्स अ स्टेट इज how powerful in its defense and offensive capacity is represented by how much it is fortified। वहां का किला कैसा है, इसका एक और वर्ड हम लोगों को मिलता है किला। कुछ बहुत फेमस किला के बारे में हम लोग अक्सर सुनते आ रहे हैं, जैसे भानगढ़ का किला हो गया, चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, आगरा फोर्ट। दीज आर सम फेमस दुर्ग और फोर्ट। सो डिवाइडिंग ऑन द नेचर ऑफ द दुर्गा और हाउ दीज दुर्ग्स वेर फॉर्म्ड, किस तरीके से उसे बनाया गया है, उसके बेसिस पे चार तरह से डिवाइड किया जाता है। दीज आर औदिक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धनवान दुर्ग और वन दुर्ग। औदिक दुर्ग क्या होता है? जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। पर्वत दुर्ग, दुर्ग दैट इज सराउंडेड बाय हिल, जो पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है चित्तौड़गढ़ का किला। इसके बाद डेजर्ट दुर्ग, जो चारों तरफ से मरुस्थल से घिरा हुआ है। किस चीज से घिरा हुआ है? मरुस्थल। वेरी लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द वन दुर्ग। इसको फॉरेस्ट फोर्ट भी कहा जाता है, जो चारों तरफ से, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वन से घिरा हुआ है, फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, जंगल से घिरा हुआ है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सप्तांग इज मित्र। मित्र फॉर्म्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सप्तांग। जैसा कि हमारा मित्र मंडल होगा, उस तरीके से हमारा पता चलता है कि कितना स्ट्रॉन्ग हमारा स्टेट है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज अवर स्टेट। सो द वेरी बेसिक फिलॉसफी दैट इज गिवन बाय कौटिल्य इज दैट द मित्र और द फ्रेंड शुड नाइदर बी टू स्ट्रॉन्ग नॉर टू वीक। मित्र जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत भी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा वीक भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? इफ द फ्रेंड इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग he will become aggressive and if it is too weak it will become a burden। वो हमारा भार बन जाएगा, हर बात पे बस उसे ही संभालते रहना पड़ेगा। They will must ally with our level। जिस लेवल से हमारा स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस है, उसके आसपास का ही दोस्त हमारा होना चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि फ्रेंड ट्रायल और एरर बेसिस पे बनाया जाए। It should not be made on the trial and error basis and error basis। Rather, it should be always permanent and रिलायबल। वो हमेशा परमानेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि मित्र और द फ्रेंड इज वेरी मच वैल्यूएबल इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली। कौटिल्य also suggested about the wise selection of the mitra which will further support in the strategic thinking in the successful running of the state's administration। And as we see in the modern day international relations and the geopolitical alliance, जियोपॉलिटिकल अलायंसेज में और मॉडर्न डे इंटरनेशनल रिलेशन, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी बट there is a permanent interest। if our interest is getting satisfied it will be enough। and कोई भी permanent friend नहीं है, कोई भी permanent enemy नहीं है। जिस तरफ हमारा इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है उधर रिलाई करते हुए बहुत सारे बड़े बड़े देशों को देखा गया है। एग्जाम्पल के लिए यूएसए हो गया या फिर रशिया का एग्जाम्पल देखा जा सकता है बीते दिनों में, कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से मित्र और एनिमी को बदलते रहे। नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थशास्त्र दैट वी कैन यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थशास्त्र का कौन सा प्रिंसिपल है जिसको कि हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं और जिसे यूज होता हुआ देखा गया है, दैट इज फाउंड एविडेंट इन मॉडर्न डे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पूरी तरीके से तो नहीं, होली तो नहीं, बट पार्शियली कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और बहुत सारे ऐसे थ्योरीज हैं जो कि हम लोग देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र से हम लोग लेकर के आते हैं। दीज आर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, सॉवरेनिटी, डिवीजन ऑफ लेबर और डेलीगेट लेजिस्लेशन एंड प्लानिंग, बजटिंग, डिसेंट्रलाइजेशन। अब इन सारे
पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके डिफाइन करते हैं। द वेरी फर्स्ट अमंग दिस इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। याद होगा कि हम लोग जब किंग के बारे में पढ़ रहे थे तो बताया गया था किंग विल बी द सेंटर ऑफ पावर, किंग विल बी द सेंटर ऑफ power. Hence, all the ministers, the state servant, and the authorities of the state derives its power from the king. किंग के अनुसार ही उन लोगों का पावर डिसाइड होता है, मिनिस्टर्स के एक्टिविटी, मिनिस्टर्स के रोल और स्टेट सर्वेंट्स के ऑथोरिटी, कितनी ऑथोरिटी होगी, ये सारा चीज डिफाइन होता है अंडर द बुलेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट पार्ट इज सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी संप्रभुता बोलते हैं। हमारे प्रीएम्बल में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया है। क्या होता है सॉवरेनिटी के प्रिंसिपल को अगर देखा जाए तो ये डिफाइन करता है कि किसी भी स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना डिसीजन मेकिंग पावर खुद के पास रखता है। It is not dependent upon any other state or any other foreign allies. Means उसके सारे डिसीजन उसके खुद के होंगे, किसी भी फॉरेन थॉट या फॉरेन आइडियोलॉजी से वो किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर और डेलीगेट लेजिस्लेशन। इन ऑर्डर टू डेलीगेट द लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस और लेजिस्लेटिव रोल्स, कौटिल्य हैड डिवाइडेड इट इनटू 18 तीर्थास। 18 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। वो 18 क्या है यहाँ टेबल में हम देख सकते हैं। पहला मंत्री, जिसको कि हम लोग मंत्री या काउंसिलर कहते हैं। सेकंड वन इज पुरोहित, प्रीस्ट, सेनापति, कमांडर ऑफ द आर्मी, युवराज, प्रिंस, द्वारिका, चीफ ऑफ पैलेस अटेंडेंट। सिक्स वन इज अंतर्वंशिका, चीफ ऑफ किंग्स गार्ड, प्रास्तर, मैजिस्ट्रेट, संहारतर, कलेक्टर जनरल, संविधातर, चीफ ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष जिसको कहा जाता है, प्रदेस्त्र इज कमिश्नर, नायक, टाउन गार्ड, पौर, चीफ ऑफ द टाउन। ये आज के टाइम में भी महानगरों में देखा गया है कि इलेक्शन ऑफ द पॉर होता है, चीफ ऑफ द टाउन। कर्मांत, माइनिंग डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट, मंत्री परिषद अध्यक्ष, चीफ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर्स या फिर चीफ मिनिस्टर को कहा जा सकता है। COM विल बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एट सेंट्रल लेवल एंड बाय चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल। दंडपाल, ऑफिसर ऑफ द आर्मी डिपार्टमेंट। दुर्गपाल is the guardian of state, Antpal officer of boundaries and अतिवाहिका is the officer in charge of the forest। वनाध्यक्ष या वनपाल, इनमें से बहुत सारे पोस्ट आज के डेट में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करते हैं। प्लानिंग एंड बजटिंग, बजट फॉर्मेशन, अभी कुछ दिन पहले ही बजट आया है हमारा, इंटरिम बजट। बजटिंग, इसमें क्या है, इनकम के सोर्सेस, इनकम और मनी के सोर्सेस, फ्रॉम वेयर इज मनी कमिंग और वेयर इट डज गोज। कहां से मनी आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, आय शरीर। इस वाले पार्ट को कहते हैं आय शरीर, और इस वाले पार्ट को कहते हैं व्यय शरीर। और इकोनॉमिक प्लानिंग एंड बजटिंग के ऊपर स्टेट का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है ताकि वहां किसी भी तरीके का कोई करप्शन ना हो। डिसेंट्रलाइजेशन, जस्ट अपोजिट टू द वर्ड सेंट्रलाइजेशन। ये सेंट्रलाइज हो गया और मीन्स सारा ऑथोरिटी सेंटर की तरफ रिलाई करता है, और डिसेंट्रलाइजेशन सेंटर से डेलीगेट किया जा रहा है सारे ऑथोरिटीज। 18 तीर्थाज में अभी इससे पहले वाले बुलेट में देखे हैं डिवीजन ऑफ पावर डेलीगेट लेजिस्लेशन के अंदर जो देख रहे थे, ये 18 तीर्थाज में डिफाइन किया गया है बाय कौटिल्य। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, आज के टाइम में क्या इसका रिलेवेंस है अर्थशास्त्र का। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इसके बहुत सारे उत्तर, बहुत सारे आंसर्स हम लोग को अर्थशास्त्र में मिलता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज बोथ साइंस एंड आर्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो अ साइंस एंड अ आर्ट। ये आर्टिस्टिक एक्टिविटी भी है और एक साइंस भी है। सिस्टम थ्योरी थिंकिंग, सिस्टम थ्योरी, जो थ्योरी पार्ट्स देख रहे होते हैं हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, उसमें एक थ्योरी आता है सिस्टम थ्योरी, तो उसमें भी हम लोगों को कुछ एलिमेंट्स अर्थशास्त्र के देखने को मिलते हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट,
These all derive somewhat elements from the Kautilya's Arthashastra. Financial management, leadership, motivation, behavioral issues in order to apply good governance and welfare states. These are the some points in which we can find the application of Kautilya's Arthashastra or the concept of Kautilya's Arthashastra in these subheadings in the contemporary relevant. क्रिटिसिज्म, किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा सकता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, तो ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के लिए लिखा गया था। आज के डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए ये कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, बहुत सारी चीज रिजेंबल नहीं करते हैं आज के थिंकिंग के साथ। ये इंडिविजुअली ड्रिवन है, वाइल द टुडेज इंस्टीट्यूशनल सेटिंग इज ऑफ द रिपब्लिक नेचर। आज हमारे पास जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो कैसा है, रिपब्लिक है, जबकि ये इंडिविजुअल गवर्नमेंट के लिए, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के लिए लिखा गया था। चेक्स एंड बैलेंसेस पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है, किसी भी तरह का कोई बफर यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। चेक्स एंड बैलेंसेस के पास किसी भी तरह का कोई पावर नहीं है कि वो चेक्स एंड बैलेंसेस को, टू मच चेक्स एंड बैलेंसेस विल ऑल्सो लीड टू करप्शन। ज्यादा चेक एंड बैलेंस रहता है तो वहां पे करप्शन भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। किसी इट इज हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड रिक्वायर ह्यूज रिसोर्स टू run successfully. High level of taxation is discussed in the Kautilya's Arthashastra. It is too lengthy and consists of large bureaucracy, needs huge resource to sustain. It also includes very huge spy system. विस्कन्या का बात किया जाता था पहले कौटिल्य के द्वारा, वो ये पार्ट थे स्पाई सिस्टम के। ये चेक्स एंड बैलेंसेस वाला पार्ट दो बार यहाँ पे आ गया, शायद हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं इस वाले में। Hence we come to the end of the very first part of the ancient Indian administration, that is Kautilya's Arthashastra. In the next video we will continue with the medieval Indian administration, and in this we will be mainly focusing on मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मेन पार्ट मेडिवल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा बहुत दिल्ली सल्तनत के बारे में भी देखा जाएगा। थैंक यू फॉर द टाइम एंड टिल देन कीप लर्निंग।